एथास को यकीन दिलाने के बाद कि वो अब लंबी उड़ान भरने के लिए तैयार है, दिव्यंत ने अगले दिन एथास से कहा, मुझे लगता है अब हमें अपने आगे का सफर शुरू करना चाहिए, पर उससे पहले तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम जानते हो, श्राप के कारण मैं सीधा अपने महल में प्रवेश नहीं कर सकता। मुझे अपने पिता से मिलने महल में रहने वाली मेरी बहन के पास जाना होगा। अगर कोई मेरे बारे में पूछे कि तुम दिव्यंत को जानते हो, तो उनसे कहना पहले जादुई मटका मेरे हवाले करो, तब मैं तुम्हें दिव्यंत के बारे में बताऊंगा। ठीक है, कहकर एथास यात्रा पर जाने को तैयारी करने लगा। उसने छोटे छोटे पिंजरों में रंग बिरंगी चिड़िया भर ली ताकि किसी को उन पर शक ना हो। अगले दिन सूर्य उदय होने से पहले ही मोर ने एथास को अपनी पीठ पर बैठा लिया और कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद दोनों दिव्यंत के देश अबूबा जा पहुंचे। दिव्यंत ने अपनी बहन के महल के ऊपर 2 चक्कर लगाए। उसने देखा दिव्यानी अपनी सखियों के संग गायन का अभ्यास कर रही थी। तरह तरह के वाद्य यंत्रों की धुनी के साथ वो लय मिलाते हुए बहुत मधुर स्वर में गा रही थी। यही सही मौका सोचकर उसने एथास को अपनी बहन दिव्यानी के महल के बागीचे के द्वार पर उतार दिया और खुद वहीं बागीचे के एक घने वृक्ष के पत्तों के बीच जाकर छुप गया। बागीचे के द्वार से पक्षियों के चहचहाने की आवाजों से दिव्यानी का ध्यान भंग हो गया। उसने अपनी सखियों को आज्ञा दी, द्वार पर जाकर देखो कौन है जिसने हमारी स्वर साधना को भंग कर दिया है। वो जो कोई भी हो, उसे इसी समय हमारे सामने उपस्थित करो। सखियों ने बागीचे द्वार पर देखा, एक खूबसूरत नौजवान पिंजरे में रंग बिरंगे पक्षियों को लेकर खड़ा है। आप कौन हैं और यहाँ इस तरह? राजकुमारी दिव्यानी के महल में आने का क्या कारण है? आपने उनकी स्वर साधना में विघ्न उत्पन्न किया है। राजकुमारी ने आपको तुरंत उनके समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा है। जी चलिए, कहकर एथास राजकुमारी की सखियों के पीछे पीछे चलते हुए दिव्यानी के समक्ष उपस्थित हो गया। राजकुमारी के आगे सिर झुकाकर अभिनंदन करते हुए, ए अबूबा देश की राजकुमारी, भूलवंश जो आपकी साधना में इन पक्षियों की वजह से खलल उत्पन्न हुआ है, मैं उसके लिए आपसे अपने हृदय तल से क्षमा चाहता हूँ। तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? मैं दूर देश का वासी एथास हूँ। मैंने सुना था आपके यहाँ रंग बिरंगी चिड़िया नहीं पाई जाती। बस यही सोचकर आपके लिए ये भेंट लाया हूँ। कहकर उसने पिंजरा राजकुमारी के चरणों के पास रख दिया। रंग बिरंगी चिड़ियों को देखते ही देवयानी का क्रोध शांत हो गया। पिंजरे को उठाकर वो चिड़ियों से बातें करने लगी। तुम कितनी सुंदर हो, ऐसे पक्षी तो मैंने कभी नहीं देखे। बहेलिया, तुम तो कई देशों के जंगलों में घूम घूम कर पक्षियों को पकड़ते हो। क्या तुमने मेरे भाई को देखा है? वो शाप वंश मोर बन चुका है। उसे देखे 6 साल हो चुके हैं। आपके प्रश्न का उत्तर मैं आपको तब दूंगा जब आप मुझे जादुई मटका देंगी। आप मटका मुझे दीजिए, मैं उन्हें भी आपके समक्ष उपस्थित कर दूंगा। बहेलिया, क्या तुम्हें उसने यहाँ भेजा है? नहीं, मैं जहाँ भी जाता हूँ अपनी मर्जी से जाता हूँ। नहीं, वह तो मैं उसके बदले तुम्हें नहीं सौंप सकती। इससे अच्छा है वो जहाँ है वहीं रहे, यही उसके और हमारे हित में होगा। राजकुमारी से आज्ञा लेकर बहेलिया ने दिव्यत को सारी बातें बता दी। अपने प्रति बहन के विचारों को सुनकर वो उदास हो गया। एथास ने उससे कहा, तुम निराश मत हो। मुझे यकीन है
तुम्हारे पिता तुम्हें जरूर अपना लेंगे। अगले दिन एथास बहेलिया के वेश में राजकुमार दिव्यत के पिता के पास उनके दरबार में पहुंचे। ए अबूबा, देश के राजा, आपके वेश को कौन नहीं जानता। आपका वैभव इतना है कि सभी देशों में फैला हुआ है। मेरा नाम एथास है। मैं कई देशों की यात्रा करने के बाद आपके राज्य में गुजर रहा था। मुझे पता चला आपके राज्य में रंग बिरंगी चिड़िया पाई नहीं जाती। बस यही सोचकर ये छोटी सी भेंट आपके समर्पित करने के लिए आया हूँ। कहते हुए पिंजरे को उनके चरणों के पास रख दिया। तुम बहेलिया हो, इसका मतलब तुम बहुत जंगलों में घूमते होगे। क्या तुमने किसी जंगल में मेरे बेटे को देखा है? वो शाप वंश मोर के वेश में जंगलों में रह रहा है। 6 साल हो गए उसे देखे हुए। पता नहीं अब कब उसे देखूंगा। जीवित भी है वो या नहीं। कहते हुए वो चुप हो गए। अगर आप मुझे जादुई मटका देंगे तो मैं उसे अभी आपके समक्ष उपस्थित कर दूंगा। जादुई मटके का तुम क्या करोगे? मैं तुम्हें इतनी धन संपत्ति दूंगा कि 7 जन्मों तक तुम उसे संभाल नहीं सकोगे। नहीं महाराज, मुझे आपकी धन संपदा नहीं चाहिए। ये दे सकते हो तो वो मटका दे दीजिए। ठीक है, जैसा तुम चाहो। मैं तुम्हें मटका देने के लिए तैयार हूं, पर उससे पहले तुम्हें राजकुमार को हमारे समक्ष पेश करना होगा। मुझे चंद मिनटों का समय दे, कहकर एथास राज दरबार से बाहर आकर खड़ा हो गया। उसने महल के पेड़ पर बैठे मोर को इशारा किया। वो फौरन उसके पास आ गया। एथास उसे देखकर राजा के सम्मुख उपस्थित कर दिया उसने। मोर को देखते ही राजा समझ गया कि यही मेरा बेटा है। अपने सिंहासन से नीचे उतर कर उन्होंने अपने बेटे को गले लगा लिया और उसी समय दिव्यंत शाप मुक्त हो गया। एथास भी दिव्यंत को एक सुंदर राजकुमार के रूप में बदलते देखकर आश्चर्यचकित हो गया। राजा ने उसी समय जादुई मटका एथास को सौंप दिया। जादुई मटका सौंपते वक्त उसे एक चेतावनी भी दी। इस मटके से तुम सिर्फ 3 बार ही कुछ मांग सकोगे, इसीलिए जो भी मांगना सोच समझ कर मांगना। कुछ दिनों तक दिव्यंत के महल में रहने के बाद सबसे विदा लेकर एथास वापिस अपने देश की ओर पैदल चल पड़ा।